हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे हमारी फ्लेमिंगो बुक के इंडिगो चैप्टर के बारे में और अब हम पहुंच गए हमारे पार्ट नंबर 3 के ऊपर। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लिया है, ठीक है। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 3 और फ्रेंड्स इस पार्ट से हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा बहुत रिकैप देख लेते हैं कि हमने पार्ट 2 में क्या देखा था। तो पार्ट 2 की अगर बात की जाए तो हमने लास्ट में देखा था कि भाई कोर्ट का सीन चल रहा था। गांधी जी को कोर्ट में बुलाने का एक समन्स मिला था, ठीक है। और जैसे ही ये समन उनको मिलता है वो कोर्ट में अपीयर होते हैं और इस बात की जानकारी वहाँ के बहुत सारे जो पीजेंट हैं उनको मिल जाती है। तो वो कोर्ट के बाहर हज़ारों के तादाद में इकट्ठा हो जाते हैं। फिर भी वो सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाती है। इसकी वजह से गांधी उनको सपोर्ट भी करते हैं उसे रेगुलेट करने के लिए और उसके बाद जो कोर्ट की प्रोसीजर है वो शुरू होती है। गांधी जी अपना जो फॉल्ट है वो एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन लास्ट में ये होता है कि गांधी जी को बिना कोई सबूत की वजह से उनको बेल के ऊपर रिलीज़ करना पड़ता है और गांधी जी तब मिलकर राजेंद्र प्रसाद और जो कोई भी और बड़े नेता है उनसे मिलकर आगे का प्लान करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ से पार्ट 3 में देखते हैं फ्रेंड्स। सेवरल डेज लेटर Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. देखो फ्रेंड्स, अब सब जब एकजुट हो गए थे, गांधी जी को कुछ टाइम के लिए बेल मिल चुकी थी। उसके कुछ दिन बाद गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन मिलता है जिसमें लिखा होता है मैजिस्ट्रेट जो कि इन्फॉर्म करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट जो कि उस प्रोविंस का, इट मीन्स चंपानेर प्रोविंस का जो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट होता है वो मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करता है कि गांधी जी के ऊपर जो हमने केस किया था उसे अब हम ड्रॉप कर रहे हैं। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लेना कि गांधी जी की जो स्ट्रेटेजी थी किसी भी प्रॉब्लम के खिलाफ लड़ने की, वो यहाँ एक्चुअल में दिख रहा है कि वो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी। उन्होंने ऑलरेडी केस को तो ड्रॉप कर दिया है। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है, एक पीसफुल फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट जिसके लिए गांधी जी माने जाते थे कि वो प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन वो प्रोटेस्ट कैसा होता था, बिल्कुल ही पीसफुल होता था। तो यहाँ पर गांधी जी बताते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। जो मॉडर्न इंडिया जो धीरे धीरे अभी सेफ हो रहा था, याद रखना फ्रेंड्स कि ये 1947 के पहले की बात है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि एक मॉडर्न इंडिया जो सेफ होना शुरू हो रहा था उसमें एक सिविल डिसोबीडियंस का विजय हुआ था। गांधी and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievance of the farmers. तो भाई अब गांधी जी और उनके जितने भी लॉयर्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फार फ्लंग इंक्वायरी, इट मीन्स फार फ्लंग का कहने का मतलब क्या होता है, एक बड़ी चौड़ी इंक्वायरी शुरू की। किसके ऊपर? इनटू द ग्रीवियंस ऑफ द फार्मर्स। इट मीन्स फार्मर्स की जितनी भी कंप्लेंट्स अभी तक चांपानेर के जितने भी फार्मर्स थे उनको, जो लैंडलॉर्ड जो थे उनके खिलाफ जितनी भी कंप्लेंट्स थी उस सारी कंप्लेंट की इंक्वायरी बनानी उन्होंने शुरू की। Disposition by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence। और उस बिहाफ पे एक बहुत लंबा चौड़ा एक रिटर्न स्टेटमेंट बनाने का निर्णय लिया गया। डिपोजिशंस, उसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? अ फॉर्मल रिटर्न स्टेटमेंट। अब भाई इतने सारे वहाँ के जो पीजेंट है उनकी इतनी सारी कंप्लेंट्स थी कि वो लिखते लिखते एक बहुत बड़ा रिटर्न स्टेटमेंट बन गया। करीबन 10,000 पीजेंट्स
करीबन 10,000 पीजेंट्स के द्वारा बताई गई कंप्लेन उसके अंदर लिखी गई एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस, और बाकी जितने भी प्रूफ्स थे उनके पास, उन सभी प्रूफ को इकट्ठा करके उन्होंने एक नोट भी बना ली थी। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, और सारा जितना भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बनाया था उनको कलेक्ट कर लिया गया। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड। अब हालांकि जो सिचुएशन है वो गांधी की आने की वजह से थोड़ी सी उलट गई है। किस तरीके से उलट गई है फ्रेंड्स कि आप मानो पहले जब चांपानेर में गांधी जी नहीं थे तब क्या सीन था कि जो वहाँ के लैंडलॉर्ड है वो पीजेंट्स के ऊपर कुछ ज़्यादा ही जुल्म करते थे, लेकिन जबकि अब गांधी जी चांपानेर में आ चुके हैं तो सिचुएशन थोड़ी उलट सुलट हो गई है। क्या हो रहा है कि जो एरिया है पूरा, द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर। गांधी जी ने इतने सारे इन्वेस्टिगेटर वहाँ पर लगा दिए हैं और उसकी वजह से थ्रॉब्ड यानी क्या होता है कि डर फैल जाता है। किसके अंदर डर फैल जाता है? जो लैंडलॉर्ड है उनके अंदर डर फैल जाता है। एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, और उसी की वजह से जो लैंडलॉर्ड है वो अब प्रोटेस्ट करने लगे हैं। किस लिए? अब वेहमेंट का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है? शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग या फिर फोर्सफुल, पैसिनेट और इंटेंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि पहले जो हमारे पीजेंट थे वो अपने राइट के लिए ये ऐसा कुछ कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब सिचुएशन उल्टी हो गई है। अब प्रोटेस्ट कौन कर रहा है? लैंडलॉर्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है गांधी की आने की वजह से। तो पूरा जो एरिया है वो डर के मारे अभी जी रहा है, उसमें जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लैंडलॉर्ड्स हैं। इन जून गांधी वॉज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट। अब क्या होता है, जून महीने की बात होती है कि गांधी को वापस से बुलाया जाता है। वहाँ पर उसको कौन बुलाते हैं? सर एडवर्ड गेट, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट है, वो उनको बुलाते हैं। बिफोर ही वेंट ही मैट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ ही शुड नॉट रिटर्न। देखना फ्रेंड्स, यहाँ पर आप गांधी के दिमाग को, यार कैसा इंसान था कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक सच में एक विजनरी मैन के तौर पे जो अभी हम उसे पहचान रहे हैं, वो सच में उनके जो वर्क्स है उसमें दिख रहा है। अब हालांकि केवल आप यहाँ पर एक चीज़ नोट करना कि गांधी को केवल बुलाया गया था, ठीक है, फिर भी गांधी को लगा कि अगर मैं वहाँ से वापस नहीं आया तो उन्होंने क्या किया, वापस से सिविल डिसओबीडियंस करने का प्लान पहले से तय करके रखा था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो लीडिंग एसोसिएट्स है, जो उनके सपोर्टर्स है, उनको बुला लिया गया और उनको बुलाने के बाद एक वापस से एक फ्रेमवर्क कर लिया गया कि अगर मैं वापस नहीं आता हूँ तो किस तरीके से आपको ये जो प्रोटेस्ट है उसको आगे ले जाना है। गांधी हैड 4 proctored interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecropper situation। अब हुआ क्या कि जब उस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब गांधी को बुलाया तो वहाँ पर गांधी जी जाते हैं और उनके साथ प्रोक्टर्ड का मीनिंग क्या होता है? लंबे चौड़े। उनके साथ गांधी जी 4 लंबे चौड़े इंटरव्यूज़ करते हैं और उसके बाद जो गवर्नर है वो ये बताते हुए कहते हैं कि चलिए हम एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाते हैं। और किसके ऊपर बनाते हैं? जो इंडिगो शेयरक्रॉपर की ये जो सारी सिचुएशन अभी है उसके ऊपर हम एक कमीशन बिठाते हैं, ठीक है। The commission consisted of landlords, government officials and Gandhi as the sole representative of the peasants। अब उस जो कमीशन है वो कमीशन में कौन कौन रहेगा? तो उस कमीशन में
लैंडलॉर्ड्स रहेंगे, गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स रहेंगे और पीजेंट्स की ओर से केवल एक अकेले रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। वो कौन होगा? गांधी होंगे। तो उनको ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने गांधी जी को किस लिए बुलाया था? ये सारी चीज़ें बताने के लिए कि हम एक कमीशन बिठा रहे हैं और उस कमीशन में आपको एक मेंबरशिप दे रहे जो कि पीजेंट की ओर से आप अकेले होंगे। गांधी remained in Champaner for an initial uninterrupted period of 7 months and then again for several shorter visits. कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि अब ये सारी सिचुएशन अब सेटलमेंट के ऊपर आ गई है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि गांधी जी वहाँ पर चांपानेर में कुछ शुरुआती महीनों के लिए वहाँ पर रहते हैं, करीबन 7 महीने के लिए वो चांपानेर भी रहते हैं एंड अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट, और वापस से 1-2 दिन के लिए वो कभी कभार चांपानेर में आ जाते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सारी चीज़ थी अब वो सेटलमेंट की ओर आगे बढ़ रही थी। इंक्वायरी बैठ गई थी, ठीक है, उसमें जितने भी मेंबर्स है वो अपॉइंट कर दिए गए थे। द विजिट undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। यहाँ पर एक देखने वाली फ्रेंड्स एक बात यहाँ पर ये है कि अब आप यहाँ पर मैं थोड़ा आपको आगे ले जाना चाहता हूँ। क्यों आगे ले जाना चाहता हूँ? क्योंकि यहाँ पर आप देखो क्या बताया है, द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट। एंट्रीटी का मीनिंग क्या होता है कि एक हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। अब एक ऐसी विजिट जो कि एक अनलेटर्ड का मीनिंग होता है जो इलिटरेट होता है, ठीक है। अब इलिटरेट पीजेंट इट मीन्स यहाँ पर कौन है? वो राजकुमार शुक्ला, जिसकी एक हम्बल रिक्वेस्ट के ऊपर कैजुअल विजिट करने के लिए गांधी जी आए थे। उनको ऐसा लगा कि यार मेरी ये जो विजिट है चांपानेर की शायद 1-2 दिन या 1 वीक तक की होगी, वो ऑलमोस्ट गांधी की लाइफ का 1 साल लेकर गई। आप मानो फ्रेंड्स कि गांधी जी सच में यार बहुत बड़े इंसान थे। वो एक छोटा से कार्य को करने के लिए भी 1 साल ले लिया उन्होंने, पर फिर भी आप मानो उनको न्याय मिला कि नहीं मिला वो तो हमें आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैजुअली जो मीटिंग जो विज़िट उन्होंने यहाँ पर ली थी वो मीटिंग उनकी शायद 1 साल की एक पूरे साल ले लेती है। द ऑफिशियल इंक्वायरी assembled a crushing mountain of evidence against the bleak planters। अब जो वो इंक्वायरी बैठी थी उस इंक्वायरी में असेंबल करना यानी कि गैदर करना, इकट्ठा करना, क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस इट मीन्स जितने भी एविडेंस का उन्होंने पूरा सा माउंटेन खड़ा कर दिया। किसके खिलाफ? जो बिग प्लांटर्स है उनके खिलाफ। एंड व्हेन दे सॉ दिस दे अग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड टू द पीजेंट्स। जो कमीशन बैठा था, जो कमिटी बैठी थी, उन्होंने उस लैंडलॉर्ड के खिलाफ इतने सारे एविडेंस इकट्ठा कर लिए और उसकी बदौलत क्या हुआ? एंड व्हेन दे सॉ इट दिस दे अग्रीड। और उस जब ये जो उनके एविडेंस थे, उस एविडेंस को जब वो लैंडलॉर्ड्स देखते हैं तो उनको भी पता चलता है यार ये सारी चीज़ें क्या है, सच है, तो उनको ये मानना पड़ा इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट। और वो लोग अग्री हो गए कि वो लोग पीजेंट को पैसे वापस देंगे। बट हाउ मच मस्ट वी पे? दे आस्क्ड गांधी। अब उन्होंने गांधी को ये भी क्वेश्चन पूछा कि लेकिन हम उनको कितने पैसे देंगे? दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसाइडफुली एक्सटोर्टेड फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स। अब जो लैंडलॉर्ड है उनको क्या लगा कि गांधी जी पूरे पैसे मांगेंगे वापस, जिस विच दे हैड इलीगली एंड डिसाइडफुली एक्सटोर्टेड,
डिसाइडफुली का मीनिंग क्या होते हैं? डिसऑनेस्टली। और एक्सटोर्टेड का मीनिंग क्या होता है? फोर्सिबली उनके पास से ले लेते हैं। तो अब वो सोचते हैं कि गांधी जी उनसे सारे पैसे वापस मांगेंगे जो कि उन्होंने इलीगली और डिसरिस्पेक्टफुली उनसे छीन लिए थे। किससे? शेयर क्रॉपर्स से। ही आस्क ओनली 15%। अब भाई ये बात क्या हो गई? गांधी जी ने तो क्या बताया? ही आस्क ओनली 50%। गांधी जी ने बताया कि हमें केवल 50% वापस चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखना, ये इंसान सच में मैं आपसे कहता आ रहा हूँ बहुत ही दिमाग वाला है। किस तरीके से दिमाग वाला है आप आगे जाओगे आपको पता चलेगा, आगे देखोगे वैसे वैसे कि गांधी जी ने 50% ही क्यों मांगा, जबकि उन्होंने सोच के रखा था, लैंडलॉर्ड ने सोच के रखा था कि गांधी जी डेफिनेटली 100% ही वापस मांगेंगे, लेकिन गांधी जी ने तो 50% मांगा। देयर ही seemed adamant, writes Reverend J.G. Hodge, a British missionary in Champaner who observed the entire episode at close range। यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे फ्रेंड्स, अब एक बाहर की बात आ गई है। ये जो कंटिन्यूटी जा रही थी ना, उसके थोड़े से अलग की यहाँ पर एक बात आ रही है। देयर ही seemed adamant। एडेमेंट का मीनिंग क्या होता है? फॉर्म रहना। ठीक है, गांधी जी ने 50% बता दिया है। इट मीन्स अब जो ये बात यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, देयर ही seemed adamant, ये कौन लिखता है? राइट्स रेवरेंड J.G. हॉज, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चापानेर हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। एक ब्रिटिश मिशनरी होता है। मिशनरी कौन होता है कि अब मान लो आपकी वो ब्रिटिश का है और वो इंडिया में आया हुआ है ब्रिटिश के तौर पे, ठीक है, और वहाँ के जितने भी एरिया होता है वहाँ पर जो रिसर्च करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसे हम मिशनरी कहते हैं। ठीक है, वो चापानेर में है और उसने ये जो चापानेर का इंसिडेंट है ना, वो चापानेर का इंसिडेंट बहुत क्लोजली देखा है। इसीलिए वो गांधी जी के इस स्टेटमेंट को कहते हैं कि देयर ही seemed adamant। इट मीन्स यहाँ पर कुछ दिख रहा है कि गांधी जी अब इस बात से अड़ग है, इस बात के ऊपर वो यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 50%। अब यहाँ पर देखना, सभी लोग यहाँ पर बहुत चालाक है। गांधी जी तो है ही, लेकिन अब चालाक होने का ट्राई कौन कर रहे हैं? जो लैंडलॉर्ड्स है ना, वो क्या बता रहे? थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे। अब उनको लग रहा था, जो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड के बिहाफ में जो इंक्वायरी बैठी गई है, उसमें जो ऑफिशियल्स बैठे हैं, वो ऐसा सोच रहे थे कि गांधी जी शायद तो इस बात को मानेंगे नहीं। फिर भी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, जो प्लांटर्स के रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने गांधी जी को क्या ऑफ़र किया कि हम 25% देने के लिए रेडी हैं। अब उनको पता था कि गांधी जी 50% से कम मानने वाले नहीं हैं, फिर भी उन्होंने एक प्रपोज़ल रखा कि हम 25% देने के लिए रेडी है। एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड। और गांधी जी ने तुरंत हाँ कह दिया। अब उनको कुछ सोच में आए उससे पहले गांधी जी ने बोल दिया डन, मैं 25% से भी रेडी हूँ। थस ब्रेकिंग द डेडलॉक। और डेडलॉक का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड्स? कि जितना काम ये सिचुएशन शुरू होने की वजह से हुए थे, ये प्रॉब्लम शुरू होने की वजह से हुए थे, वो अचानक से शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स जो काम रुका पड़ा था अभी तक, वो काम अब आगे बढ़ रहा है। अभी तक कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, ठीक है, ये प्रॉब्लम की वजह से कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, तो गांधी जी ने 25% से भी अग्रीमेंट बता दिया, तो सारी जो प्रोग्रेस है वो अचानक से शुरू हो गई। इट मीन्स जो पीजेंट है वो अपने खेत में जाने लगे, जो भी काम है वो करने लगे। अब यहाँ पर आपको सोच में आया होगा, यार गांधी जी वहाँ पर गए किस लिए थे? पहले 100%, फिर 50%, फिर 25% पे मान गए। क्यों माने हैं फ्रेंड्स? यहाँ पर वो आपको देखना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि 25% से भी क्यों।
तो वो हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स। दिस सेटलमेंट वॉज अडोप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन। यूनानिमसली मीन्स अब इसमें कोई ऑपोजिशन हुआ नहीं, और ये जो सेटलमेंट हुआ वो वहाँ पर बैठे सभी लोगों ने विदाउट एनी ऑपोजिशन मान लिया। इट मीन्स अब ये तय हो गया कि लैंडलॉर्ड जो है उनकी तरफ से पीजेंट को 25% जो भी अमाउंट है वो वापस देंगे। गांधी एक्सप्लेन्ड that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige। ये बात इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। गांधी जी यहाँ पर कहते हैं, गांधी जी क्या बताते हैं कि जो अमाउंट उनको मिली है एक रिफंड के तौर पे वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइग्ड टू सरेंडर। सबसे बड़ी बात ये है कि हमने जो लैंडलॉर्ड है उनको झुकने के लिए मजबूर किया है, और उन्होंने जो भी पैसे हमसे लिए थे वो वापस देने के लिए उनको मजबूर किया है, और उसके साथ साथ पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, उनकी जो प्रेस्टीज है वो भी कम हुई है। आप यहाँ पर एक चीज़ देखो फ्रेंड्स कि गांधी जी की जो सोच है ना वो सच में बहुत बढ़िया है। यस फ्रेंड्स, आई एम नॉट टेलिंग यू समथिंग लाइक दिस, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि मैं गांधी जी का सबसे अच्छा फॉलोअर हूँ या नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से वो फैसले लेते हैं ना, उनकी जो जितनी भी पॉपुलैरिटीज़ है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स। एक चीज़ यहाँ पर समझो, गांधी जी क्या बता रहे हैं, यार पैसे तो चलो मान लो 25% ही दिए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर सामने यार आप एक चीज़ तो देखो कि उनकी जितनी भी प्रेस्टीज थी ना, हमने उनको झुकने के लिए मजबूर किया, वो ही बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the law। इसीलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं गांधी जी, एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, अगर हम हमारे जो पीजेंट्स है उनकी बात करें, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड अबव द लॉ। जो भी प्लांटर्स थे, जो भी लैंडलॉर्ड्स थे, वो हमारे पीजेंट्स के ऊपर मानो यार एक भगवान जैसे बने हुए थे, वो लॉ को भी नहीं मान रहे थे। अब आपको पता है फ्रेंड्स कि ये जो पहले गांधी जी के आने से पहले की कंडीशन क्या थी कि जो पीजेंट्स है वो पीजेंट्स किसके अंडर में काम कर रहे थे? लैंडलॉर्ड्स के अंडर में काम कर रहे थे। उनको ये जो लैंडलॉर्ड्स है उनको लॉ की कोई परवाह ही नहीं थी। मानो कोई भी लॉ हो, वो किसी से झुकते ही नहीं थे। लेकिन गांधी की आने की वजह से क्या हो रहा है कि उनको झुकना पड़ा, और ये सबसे बड़ी बात है। जो अभी तक भगवान से भी ऊपर हुआ करते थे, ठीक है, लॉ के भी ऊपर हुआ करते थे, अब वो बिल्कुल से नीचे आ गए हैं। उनकी जो प्रेस्टीज है वो उन्होंने गवा दी है। नाउ द पीजेंट सॉ दैट ही हैड राइट्स। अब पीजेंट्स को पता चल गया है कि उनके भी कुछ राइट्स हैं, एंड डिफेंडर्स, और उनको ये भी पता चल गया है कि उनको बचाने वाले इस दुनिया में है, इस देश में उनको बचाने वाले लोग भी है। ही लर्न करेज, और उसी की वजह से जो पीजेंट है उसमें बहुत सारी हिम्मत आ चुकी थी। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन, और ये सारी जो इवेंट हुई है उस इवेंट की वजह से गांधी की भारत में क्या पोजीशन है वो तय हो जाता है फ्रेंड्स। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबेंडेड देयर एस्टेट्स विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स। अब फ्रेंड्स देखो, तुरंत यहाँ बता दिया गया कि कुछ ही सालों में जो ब्रिटिश प्लांटर्स है, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ की जितनी भी एस्टेट थी वो बंद कर दी। विच रेवर्टेड टू द पीजेंट। इट मीन्स उन्होंने ये सारा जितनी भी ज़मीन उन्होंने पीजेंट से ली थी वो उन्होंने वापस कर दी।
इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड। और अचानक से जो इंडिगो शेयर क्रॉपिंग था, इट मीन्स वन जो 15% हिस्सों में जो पीजेंट है वो इंडिगो बोता था, वो सारी सिस्टम ही निकाल दी। क्यों? क्योंकि ये गांधी जी की वजह से हुआ है। तो अचानक से जो शेयर क्रॉपिंग वाली जो सिस्टम थी वो अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। कहने का मतलब आप देखो तो यहाँ पर आपको सही तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पर जीत किसकी हो रही है? पीजेंट्स की हो रही है। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप ऐसा मान लो कि ये जो चैप्टर है हमारा इंडिगो, जिसमें जिसके बारे में बात की थी इंडिगो के बारे में और उसके लिए जितने भी प्रोटेस्ट हुए उसके बारे में, वो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वो सॉल्व होता नज़र आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स जीत अब जो पीजेंट्स है उनकी हो गई है। अब इस चैप्टर में थोड़ा बहुत गांधी जी के पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हैं कि गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन। अब देखना फ्रेंड्स, यहाँ पर गांधी जी क्या बता रहे हैं कि उनकी कंटेंट होना यानी कि सेटिस्फाई हो जाना, वो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सॉल्यूशन मिल जाता है उनसे, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते थे। ठीक है, क्यों नहीं होते थे वो आगे हमें दिखा रहे हैं। ही सॉ द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चापानेर विलेजेस एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। अब भाई अगर ऐसा मान लो कि गांधी जी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन करने के लिए आए होते तो क्या होता? उनको तो केवल ये जो प्रॉब्लम था शेयर क्रॉपिंग का वही हटाना था, वो तो हट चुका था। अब वो चाहते तो वहाँ से चले जाते, ठीक है, क्योंकि उनके पास और भी बहुत सारे काम थे। लेकिन वो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वहाँ पर रुककर देखा कि वहाँ का जो कल्चर है, चांपानेर के जितने भी गांव है उसके वहाँ के जो कल्चर है और जो सोशल बैकवर्डनेस है वो कुछ ज़्यादा ही थी और उसके लिए गांधी जी कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर द टीचर्स, और इसीलिए उन्होंने टीचर्स को अपील की कि भाई एक काम करो, आप यहाँ पर आओ, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो सोशल बैकवर्डनेस है उनको थोड़ा बहुत इम्प्रूव करने का ट्राई करो। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन who had just joined Gandhi as disciple and their wives volunteered for the work। अब तो गांधी जी ने तो केवल अपील की थी और उस अपील के ऊपर महादेव भाई देसाई, आई होप सो फ्रेंड्स कि आप पहचानते होंगे कौन है महादेव भाई देसाई। गांधी जी के साथ उनके ऐसा मान लो कि अंगत मित्र थे। ठीक है, तो ऐसे अभी अभी नहीं, ये अभी की बात है, ये बात तो बहुत टाइम पहले की है। ठीक है, लेकिन अभी अभी जो महादेव देसाई और नरहरि पारिक, जो दो यंग मैन है जिन्होंने अभी अभी गांधी जी को एक डिसाइपल के तौर पे ज्वाइन किया है। डिसाइपल कौन होता है? चेला होता है, शिष्य होता है। ठीक है, वो दो और उनकी वाइफ वो तुरंत वहाँ पर काम करने के लिए आ जाते हैं। Several more came from Bombay, Pune and other distant part of the land। और कुछ और लोग भी जो कि बॉम्बे, पूना और नज़दीक के एरिया में से आए हुए थे। देवादास, गांधी's youngest son, arrived from the ashram and so did मिसेस गांधी। गांधी जी का सबसे जो छोटा बेटा था देवादास, वो भी आश्रम से यहाँ पर चांपानेर आ जाते हैं और उसके साथ साथ मिसेस गांधी वो भी वहाँ पर आ जाती है। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस, और आकर तुरंत ये सभी लोग इकट्ठा होते हैं। उसके बाद प्राइमरी स्कूल ओपन कर दी जाती है नज़दीक के 6 विलेजेस में। कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation। देखना फ्रेंड्स, यहाँ पर ही आपको ये चीज़ देखनी है कि गांधी जी की जो सोच है वो सोच बहुत बढ़िया है। वो केवल जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट होते हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, लेकिन जो क्लीनलीनेस है,
उसके ऊपर भी कुछ ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो क्या कहते हैं यहाँ पर कि कस्तूरबाई टॉट द आश्रम रूल ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस। अब कस्तूरबाई भी यहाँ पर, जिसे हम कस्तूरबा के नाम से जानते हैं, ठीक है, वो कस्तूरबा भी यहाँ पर आते हैं आश्रम से, और उनके आश्रम में जो रूल अप्लाई करते हैं वही रूल वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। किसके बारे में? क्लीनलीनेस के बारे में और कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में। हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल, गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलेंटियर हिज सर्विस। सॉरी फ्रेंड्स, माइंड मत करना, यहाँ पर टेक्स्ट बुक में से थोड़ा बहुत देख लेना, यहाँ पर दिख नहीं रहा है आपको, लेकिन यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि हेल्थ की जो कंडीशन थी वो भी बहुत ही ख़राब थी वहाँ की। तो क्या किया गांधी जी ने? गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलेंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ। तो गांधी जी ने एक डॉक्टर भी बुलवा लिया और 6 महीने के लिए वो वॉलेंटरीली वहाँ पर काम कर रहे थे। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, कैस्टरॉल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। 3 मेडिसिन उनके पास अवेलेबल थी। एक जो कि कैस्टर ऑयल था, दूसरी क्विनाइन थी और तीसरी थी वो सल्फर ऑइंटमेंट थी। एनीबडी हु सोड अ कोटेड टंग वॉज गिवन अ डोज ऑफ अ कैस्टर ऑयल। अगर किसी भी इंसान की जो टंग है वो कोटेड होना, कोटेड होने का मतलब क्या है कि अगर किसी इंसान को नॉर्मल सा बुखार आया हुआ है तो उनको कैस्टर ऑयल का एक डोज दिया जाता था। एनीबडी विथ मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल। अगर किसी को बहुत ज़्यादा बुखार आता है, मलेरिया हुआ है, ऐसा बुखार आता है, तो उनको क्विनाइल भी दिया जाता था और कैस्टर ऑयल भी दिया जाता था। एनीबडी विथ स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। अगर कोई ऐसा इंसान है जिनको स्किन की कोई प्रॉब्लम है तो उनको ऑइंटमेंट भी दिया जाता था और साथ में कैस्टर ऑयल भी दिया जाता था। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखो कि उस टाइम पे इतनी मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी, लेकिन जो भी लोकल मेडिसिन जिसे हम मानते हैं वो अवेलेबल थी तो उससे ही काम चला लिया जाता था। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ। अब गांधी जी यहाँ पर वो भी नोटिस करते हैं फिल्दी स्टेट ऑफ वुमन। इट मीन्स जो वुमेंस के जो क्लोथ है वो फटे हुए रहते हैं और ये सारी चीज़ गांधी जी नोटिस करते हैं। ही आस्क कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। तो वो कस्तूरबा को कहते हैं कि आप जाइए उस लेडी जो वीमेन है उनके पास जाइए और देखिए कि ऐसी उनकी हालत क्यों है। वन वुमन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हर्ट एंड सेड। तो जब कस्तूरबा उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो एक जो स्त्री होती है वो कस्तूरबा को उनके घर पे, उनके घर तो नहीं बोल सकते फ्रेंड, जो झोपड़ी है उसके अंदर ले जाती है और क्या दिखाती है? लुक देयर इज़ नो बॉक्स और कपबोर्ड हियर फॉर क्लोथ्स। आप खुद ही देख लो कि यहाँ पर कपड़ा रखने के लिए कोई और कपबोर्ड या बॉक्स है ही नहीं। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव। वो लेडी कहती है कि जो साड़ी मैंने अभी पहनी है ना वो एक ही साड़ी है मेरे पास पहनने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो यार कि इंडिया अभी यहाँ पर 1920s की बात हो रही है, तो उस टाइम पे सच में भारत की क्या कंडीशन थी। और आप ऐसा मान लो कि ये चांपानेर जो गांव है वहाँ की तो कंडीशन ऑलमोस्ट बदतर से बदतर थी। During his long stay in Champaner, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. हालांकि गांधी जी चांपानेर में रहते थे, फिर भी वो आश्रम उनका जो है उसके ऊपर भी बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा करते थे। He sent regular instruction by mail and asked for financial accounts. अब वो रेगुलर चांपानेर में रहकर भी वो रेगुलर मेल भी किया करते थे। अब मेल करने का मतलब फ्रेंड्स ये मत सोचना कि कंप्यूटराइज मेल होगा, ठीक है, लेटर भेजते होंगे या कुछ और तरीके से उनको सारी इंस्ट्रक्शन देते होंगे। एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स, और वहाँ का आश्रम का जो फाइनेंशियल अकाउंट है वो भी वो मंगवा लेते थे। Once he wrote to the resident that it was time to fill the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old one would begin to smell bad.
अब एक बार तो उन्होंने वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट थे उनको भी खत लिखा और क्या बताया कि देखो, इट वॉज टाइम टू फिल द ओल्ड लेटरिन ट्रेंच एंड डिग न्यू वंस। अब आपको पता है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सच में बहुत अच्छी बात गांधी जी कह रहे हैं कि उन्होंने एक लोकल वहाँ का जो रेसिडेंट है उनको एक खत लिखकर भेजा कि जो पुराने वाला लेटरिन का जो ट्रेंच है, ट्रेंच यानी कि खड्डा है, अब आपको पता है कि उस टाइम में ऐसे जो मॉडर्नाइज टॉयलेट्स है उस टाइम पे मौजूद नहीं थे, तो खड्डा कर दिया जाता था और खड्डे के अंदर ही सब लैट्रिन करते थे। तो अब वो यहाँ पर वो क्या बताते हैं कि जो पुराना वाला जो लैट्रिन ट्रेंच है वो भर गया होगा, तो उसे अब बंद कर दो और एक नया वाला ट्रेंच आपको बनाना होगा, खोदना होगा और उसमें अब से जो टॉयलेट है वो आपको जाना है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं हुआ तो पुराना वाला जो है उसमें से बदबू आएगी और उसी की वजह से जो वहाँ के लोग हैं उनकी हेल्थ बिगड़ेगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये एक चीज़ सच में नोटिस करूँगा कि भाई आज की जो गवर्नमेंट है, पहली बात ये मान लेना फ्रेंड्स कि मैं किसी का फॉलोअर नहीं हूँ, ठीक है। एक टीचर होने के नाते जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है सही बात बताने की वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि अभी की जो गवर्नमेंट है, जिसे बीजेपी की गवर्नमेंट है, मोदी जी की गवर्नमेंट है, वो भी आप देखोगे तो अभी क्लीनलीनेस के ऊपर कुछ ज़्यादा ही भार दे रही है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है वो कर रहे हैं, ठीक है। क्लीन इंडिया की जो मूवमेंट है वो चला रहे हैं। वो मूवमेंट शायद तो नहीं कह सकते पर 110% गांधी जी के इन व्यूज़ को ध्यान में रख के ही किए थे, ठीक है। तो ये सारी अच्छी बात है कि भारत धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। द चापानेर एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। गांधी की लाइफ में सच में ये जो चापानेर वाला एपिसोड था एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया था। वॉट आई डिड ही एक्सप्लेन वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। अब गांधी जी एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, अब यहाँ पर आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि वो किसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारे जो राइटर है उनको ये सारी चीज़ें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया, मैंने जो भी किया दैट वाज जस्ट एन ऑर्डिनरी थिंग, वो एक सामान्य काम था। आई डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। वो क्या कहते हैं गांधी जी कि मुझे मेरे गांव में, इट मीन्स मेरी कंट्री में रहकर ब्रिटिश ये ऑर्डर नहीं कर सकता कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। गांधी जी ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये मेरा देश है, मेरे देश में मैं जो कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। मुझे ब्रिटिश कोई नहीं है कि वो आकर मुझे बताए कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। बट चापानेर डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफायंस। याद रखना फ्रेंड्स कि ये जो चापानेर वाला जो इंसिडेंट था वो यहाँ पर बता रहे, बट चापानेर डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस। डिफायंस का मीनिंग क्या होता है? ऑपोजिशन। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लो कि ये जो चापानेर का इंसिडेंट है वो अचानक से नहीं शुरू हुआ था, वो किसी की ऑपोजिशन करने से, किसी का, आप ऐसा मान लो कि ब्रिटिशर्स जो है हमारे ऊपर जुल्म कर रहे थे, उसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो अराइज नहीं हुई थी। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीसेंट्स। वो किस लिए शुरू हुआ था? इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट। एलिविएट का मीनिंग क्या होता है कि किसी की सिचुएशन को अच्छा करना, उसे अपलिफ्ट करना। द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीसेंट। जो पुअर पीसेंट है उनके ऊपर जो जोर जुल्म हो रहे थे, उनकी जो कंडीशन थी, उनकी कंडीशन को थोड़ा अपलिफ्ट करने के लिए, इट मीन्स वो कंडीशन में थोड़ा बहुत सुधार लाने के लिए एक प्रयत्न किया गया था और वो था चापानेर का प्रयत्न। फ्रेंड्स, यहाँ पर वो चीज़ गांधी जी बता रहे हैं। गांधी जी बता रहे थे कि जो ब्रिटिशर है वो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे थे, इसकी वजह से हमने चापानेर का ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं किया है। हमने तो किस लिए किया है? हमारे जो लोग हैं
इंडिया के जो लोग हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहे थे और उनकी कंडीशन में थोड़ा सुधार लाने के लिए हमने ये चांपानेर वाला काम किया है। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। और सच में देखा जाए तो ये गांधी जी की टिपिकल पैटर्न यही मानी जाती है। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरविन्ड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। उनका जो ये पॉलिटिक है ना, अब पॉलिटिक्स कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ समझ जाना, हिज पॉलिटिक्स वर इंटरविन्ड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियन। डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियन क्या है फ्रेंड्स, कि ये जो सैनिटाइजेशन का प्रॉब्लम है, क्लीनलीनेस का प्रॉब्लम है, ये सारी डेली प्रॉब्लम्स माने जाते हैं। वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो हर एक इंसान फेस करता है। तो यहाँ पर उनका जो पॉलिटिक है और ये सारे प्रॉब्लम है वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, अगर कोई प्योर पॉलिटिकल बंदा होता तो वो चांपानेर का जो इंसिडेंट है वो ख़त्म करके वहाँ से चला गया होता, लेकिन ये गांधी जी के एथिक्स के बाहर की बात थी। तो यहाँ पर आप देखो उनकी जो पॉलिटी है, ठीक है, और वो पॉलिटी और उनका जो डे टू डे जो प्रॉब्लम है वो लोगों का, वो सारे एकजुट यहाँ पर हो जाते हैं। इट मीन्स गांधी जी दोनों चीज़ों को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं। His was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings. फ्रेंड्स बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर बता रहे गांधी जी। His was not a loyalty to abstraction. Abstraction का मीनिंग क्या होता है? Something which exists only as an idea. It was a loyalty to living human beings. अब मान लो आप मैं इसका आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ कि कोई पॉलिटिकल इंसान है, वो आज के तौर पे ही बात की जाए तो आज के तौर पे पॉलिटिकल इंसान जो है, जो लीडर है, वो बहुत सारे ऐसे वादे करता है हमें कि मुझे वोट देना, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये सारी आपकी जितनी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूँगा। लेकिन जब इलेक्शन हो जाता है, वो जब एक्चुअल पार्टी में आ जाते हैं, उसमें से वो एक भी काम नहीं करता है। तो उन्होंने जो प्रॉमिसेस किए थे वो पेपर के ऊपर रह जाते हैं, वो वायदे कभी ख़त्म नहीं होते, वो पूरे नहीं होते। लेकिन गांधी जी का ऐसा नहीं था। हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्ट्स। उन्होंने जितना भी कहा था वो करके दिखाया था। इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। वो किस में मानते थे? प्योर सिंप्लिसिटी में मानते थे। और उनके लिए ह्यूमन बीइंग दैट इज़ द मोस्ट अपर पार्ट इन हिज लाइफ, कि ये जो ह्यूमन बीइंग है उनको अच्छे से उनको रखना था, और यही उनकी लाइफ का सबसे मेन इम्पोर्टेंस माना जाता था। इन एवरीथिंग गांधी डिड, मोर ओवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडिया हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड थस मेक इंडिया फ्री। जितना भी गांधी जी ने अभी तक किया, मोर एवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडिया हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट। अभी तक गांधी जी ने जितना भी काम किया है वो किस लिए किया है? कि वो एक नए इंडिया को शेप देना चाहते थे, एक ऐसा नया इंडिया जो अपने बल के ऊपर खड़ा हो सके, एंड थस मेक फ्री इंडिया। और उसके बाद वो जो इंडिया को फ्री करने की बात उनके दिमाग में जो था, 1947 वाला इंसिडेंट, वो इंडिया ले पाए। तो अभी से वो तैयारी कर रहे थे गांधी जी कि अगर हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो फ्री होंगे तब जाकर हम इंडिया को फ्री कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अर्ली इन द चांपानेर एक्शन, चार्ल्स फेरर एंड्रूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट, who had become a devout follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Island. अब यहाँ से अब देखो फ्रेंड्स, अभी तक गांधी जी के बारे में आपको बताया, उसके पहले जो भी इंसिडेंट, जो प्रॉब्लम है वो बताया था हमारे शेयर क्रॉपिंग वाला, ठीक है। अब यहाँ से जो हिस्सा है ना एंड तक का, वो बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत अच्छा हिस्सा है जो कि सबसे पहले होना चाहिए था, लेकिन अभी वो लास्ट में आ रहा है।
अर्ली इन द चापानेर एक्शन, चापानेर एक्शन में, चापानेर प्रॉब्लम में जो भी चीज़ एक्शन हुई उसमें वो बात कर रहे हैं। चार्ल्स फेरर एंड्रूस एक इंसान का नाम है। द इंग्लिश पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट कौन होता है? जो पीस क्रिएट करता है। हु हैड बिकम अ डिवोट फॉलोअर ऑफ द महात्मा, जो कि यहाँ आने के बाद वो गांधी जी, हमारे जो महात्मा है, उनका एक डिवोट फॉलोअर बन चुका था। वो गांधी जी को बिड करने के लिए, इट मीन्स फेयरवेल, बाय बाय करने के लिए आया था, क्योंकि उनकी ड्यूटी कहीं फिजी आइलैंड में लगी हुई थी। अब यहाँ से सोचना फ्रेंड्स, क्या बात आगे चल रही है। गांधी's lawyer friends thought it would be good idea for Andrews to stay in Champaner and help them. अब गांधी जी के जितने भी लॉयर फ्रेंड हैं, उन्होंने सोचा कि अगर एंड्रूज यहाँ पर चापानेर में रहकर उनकी हेल्प करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी, राइट। एंड्रूज वॉज विलिंग इफ गांधी अग्रीड। एंड्रूस कहता है कि मैं तो यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ, अगर गांधी जी ये बात मान जाए तो मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड। देखो फ्रेंड्स, वापस से एक ट्विस्ट आ रहा है, लेकिन इस बात पे गांधी जी बिल्कुल ही स्ट्रांगली इस बात को अपोज करते हैं। अब भाई क्यों अपोज करना? एक ऐसा इंसान जो कि आपको फॉलो करता है, आपकी ही बनाई बताई बातों के ऊपर चल रहा है, वो यहाँ रहना चाहता है और उनकी हेल्प करना चाहता है, तो गांधी जी क्यों मना कर रहे हैं? तो यहाँ पर भी गांधी जी की एक सोच है फ्रेंड्स। क्या सोच है देखते हैं। ही सेड, गांधी जी कहते हैं, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड। गांधी जी उन लोगों को बता रहे, लॉयर्स को बता रहे कि आप लोग क्या सोच रहे हो। यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट, अनइक्वल फाइट क्यों है? क्योंकि अभी ब्रिटिशर्स पावर में है और इंडियंस पावरलेस है। तो ऐसी अनइक्वल फाइट में इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन इन आवर साइड। आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि ऐसी अनइक्वल फाइट में अगर इंग्लिश मैन हमारे साथ में होगा तो अच्छा रहेगा। दिस शोज द वीकनेसेस ऑफ योर हार्ट। तो गांधी जी वापस से उनको बता रहे, ये बात उनकी कंटिन्यू है, वो गांधी जी बता रहे कि दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। ये आपके हार्ट की वीकनेस दिखा रहा है। क्या वीकनेस दिखा रहा है? कि आप आज़ादी पाने के लिए हमारे लोगों का यूज़ कर रहे हो, ये आपकी वीकनेस है। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। गांधी जी कहता है कि ये जो प्रॉब्लम है वो तो है ही, बट यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। आपको खुद के बल पर ये लड़ाई जीतनी है, आपको किसी और की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी और की, फ्रेंड्स कहने का मतलब क्या है? किसी और की हेल्प यानी कि जो ब्रिटिशर्स है उनकी हेल्प, चाहे कुछ भी हो। गांधी जी मानते हैं उससे तो ब्रिटिशर ही, चाहे वो गांधी जी का फॉलोअर ही क्यों ना हो, बट है तो वो ब्रिटिशर, ठीक है। तो गांधी जी इसीलिए मना कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ही वॉज जस्ट अ ब्रिटिशर। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन। गांधी जी यहाँ पर वो बात भी बताते हैं। पहले तो ये चीज़ देख लेते हैं, प्रॉप का मतलब क्या होता है? सपोर्ट लेना, ठीक है। जैसे आप ऐसा मान लो, देखो क्या बता रहे, यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी अ इंग्लिश मैन। आप एंड्रीज को एक खिलौने के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते। प्रॉप का मतलब, सपोर्ट के मतलब यहाँ पर क्या है? एक खिलौने के तौर पे आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन, इसीलिए कि वो एक इंग्लिश मैन है, इसी की वजह से आप उसे एक खिलौने के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते हो। अगर गांधी जी अलाउ कर देते तो क्या होता? गांधी जी अलाउ कर देते तो वो इंसान यहाँ पर रहकर यहाँ की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए ट्राई करता। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश मैन है।
तो इंग्लिश मैन वो इंग्लिश मैन की बात मानेगा, ठीक है। तो ये सोच जो थी वो लॉयर्स की थी, लेकिन गांधी जी कुछ अलग सोचते थे। गांधी जी सोचते थे कि वो एंड्रूज इंग्लिश मैन है तो आप उसे एक खिलौने के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते हो। तो क्या बढ़िया सोच लेकर गांधी जी आगे बढ़ रहे थे सच में फ्रेंड्स। ही हैड रीड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, एंड वी हैड नो रिप्लाई। और राजेंद्र प्रसाद इस बात के ऊपर कमेंट देते हुए कहते हैं कि गांधी जी ने हमारे माइंड सच में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए थे और इस बात का हमारे पास सच में कोई रिप्लाई नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। और सच में वो कहते हैं कि इस तरीके से गांधी ने हमें सेल्फ रिलायंस होने का, इट मीन्स आत्मनिर्भर बनने का एक लेसन सिखाया था। फ्रेंड्स, आजकल आपने ये वर्ड भी सुन लिया होगा, सेल्फ रिलायंस। अभी अभी बहुत चला था ये वर्ड्स, आत्मनिर्भर बनने का। ये वर्ड अभी का नहीं है ये फ्रेंड्स, ये वर्ड्स बहुत साल पहले का था, ठीक है। लेकिन अभी तक वो वर्ड इतना पॉपुलर नहीं हुआ था क्योंकि उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया था। लेकिन अभी हमारी जो रिसेंट गवर्नमेंट है उन्होंने ये काम करना शुरू किया है, उसके ऊपर काम करना शुरू किया है, सेल्फ रिलायंस के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो सोच लेकर गांधी जी निकले थे ना, वो सोच शायद अभी जाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में वो एक्चुअल में अप्लाई हो रही है, क्योंकि गांधी जी उस टाइम पे भी मान रहे थे कि हमें सेल्फ रिलायंट बनना चाहिए और अभी भी यही चीज़ बातें चल रही है। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयरक्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। जो सेल्फ रिलायंस है, आत्मनिर्भर, भारत की जो स्वतंत्रता की बात है और इस शेयर क्रैपर्स को हेल्प करने की बात है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, यहाँ पर पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है फ्रेंड्स सच में। और अगर आपको सच में ये फ्रेंड्स, ये आप मान लो कि ये बोलते बोलते ना गला सूख जाता है, तो सच में इतना तो हक बनता है मेरा कि आप यहाँ पर एक कमेंट छोड़ के जाओ कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छी तरीके से उसे समझाने का मैंने ट्राई आपको किया है, ठीक है। तो कमेंट करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर भी करते हुए जाना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।